नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए हम लोग कर रहे थे कंप्यूटर की क्लास और इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे पेज लेआउट के बारे में, ठीक? और पेज लेआउट को पढ़ा था। इससे आगे जो विकल्प दिए गए हैं, हम लोग उन्हीं में से एक को कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाओ आपको हम लिए चलते हैं एमएस वर्ड में। देखो, एमएस वर्ड में यहाँ पर मैंने पेज लेआउट के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे आपको दिया गया है विकल्प रेफरेंस का। होम से शुरू किया, इसके बाद आए इंसर्ट में, इसके बाद पेज लेआउट में और रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ये 4 ऑप्शंस आपके बचे हैं। चलिए रेफरेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, रेफरेंस में आपको कौन-कौन से विकल्प मिल रहे हैं। तो ये मिला टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा है फुटनोट्स, तीसरा है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी और साथ ही साथ कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है? इन्हीं में से हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने टैब कौन-सा लिया है? मैंने लिया है रेफरेंस। ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंस टैब की, ठीक? इसमें कौन-कौन से विकल्प आपको मिले हैं? इसमें आपने कौन-कौन से विकल्पों को पढ़ना है? ध्यान दो, यहाँ पर आप पढ़ोगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, साथ ही साथ आप पढ़ोगे फुटनोट्स के बारे में, साथ ही साथ बिब्लियो बिब्लियोग्राफी दरअसल आप ऐसे पढ़ो, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक? दरअसल यहाँ पे आप सूची को पढ़ोगे। इसके अलावा कैप्शन, कैप्शन के अलावा आप और पढ़ोगे इंडेक्स को, इंडेक्स के अलावा आप पढ़ोगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ध्यान दो, मैंने कहा टेबल ऑफ कंटेंट, नोट्स, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। देखो, सीधी सी बात है, टेबल ऑफ कंटेंट में बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए आवश्यक है नहीं। इनमें से कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता हो। जैसे फुटनोट्स, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फुटनोट क्या है? एंड नोट क्या है? इसके अलावा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और इसके अलावा अन्य बातें। देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से फुटनोट्स के बारे में। फुटनोट्स, अब इसमें आओ ज़रा, मैं आपको एमएस वर्ड में लिए चलता हूँ। आप आ गए एमएस वर्ड में, यहाँ पर आप आए रेफरेंस में। सबसे पहले देखो, ये लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स और उससे ठीक आगे ये लिखा है फुटनोट्स। फुटनोट्स में आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं? एक तो आपको इंसर्ट फुटनोट मिला, इंसर्ट एंड नोट है। ये मिला है आपको नेक्स्ट फुटनोट और इसके अलावा शो नोट्स। यानी 1, 2, 3, 4, टोटल आपको 4 विकल्प मिल रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? कुल मिला के फुटनोट का आशय क्या है? इसका सीधा-सा तात्पर्य है, इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें डॉक्यूमेंट के ठीक नीचे कुछ ऐड करना होता है और ये लिखा है एंड नोट। तो फुटनोट और एंड नोट में अंतर क्या होता है? सबसे पहले मैं इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, इनको लिख लेता हूँ। इसके बाद फिर हम इनके अंतर को समझेंगे और कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखो, फुटनोट में आओ, आप बोलोगे, मैं अगर आपसे पूछूँ कि इसमें क्या है? तो आप कहोगे इस सेक्शन में या हम कहें इस सेक्शन की मदद से, ऐसे लिख लो, इस सेक्शन की मदद से हम डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट में क्या ऐड कर सकते हैं? हम डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं फुटनोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक? इसमें कौन-कौन से विकल्प आपको दिए जा रहे हैं फुटनोट्स ऐड करने के लिए? सबसे पहले आपको दिया गया इंसर्ट फुटनोट, कि आप फुटनोट लगा दो। उसके बाद आपको दिया गया विकल्प इंसर्ट एंड नोट, आप एंड नोट लगा दीजिए। इसके अलावा एक और आपको विकल्प दिया गया है, कौन-सा? आपको विकल्प दिया गया है नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट।
और साथ ही साथ चौथा विकल्प है शो नोट्स। ठीक है? ये टोटल 4 विकल्प आपको इस बॉक्स में मिलते हैं, जिसे कहा जाता है फुटनोट्स। अब यहाँ पे दिया है इंसर्ट फुटनोट और ये दिया है इंसर्ट एंड नोट्स। इनमें अंतर आपसे पूछा जाता है कि परीक्षाओं में, ध्यान दो। यहाँ पर आओ एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में मैं गया रेफरेंस के पास और रेफरेंस के पास मैंने देखा कि ये फुटनोट लिखा है। दरअसल मैं आपको विंडोज़ नेक्स्ट विंडो में लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखो, ये होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है और ये है रेफरेंस। रेफरेंस को क्लिक करो। अब आ गए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में, फिर आ गए आप फुटनोट्स में। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर ये जो पेज है आपका, ये एक पेज है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1, यानी कि एक ही पेज है। तो अब आप चाहते हो कि इस पेज में फुटनोट लग जाए, तो आप यहाँ पर जाओगे इंसर्ट में, इंसर्ट फुटनोट और यहाँ पर देखो ये लिख गया। अब आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी लिखना चाहते हो, तो आप कोई जानकारी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं फ़ॉन्ट बड़ा करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। पेज में अगर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है, जैसे आपने कई जगह देखा होगा नीचे पेज में लिख देते हैं द एंड, या फिर थैंक यू। आप यहाँ पर कुछ नोट्स लिख सकते हो, जो भी आप चाहो। ठीक? अब एक काम करता हूँ, ये तो हो गया फुटनोट, जो कि हर पेज के नीचे होता है। ये एंड नोट क्या है? एक शब्द मैंने और यूज़ किया था। एंड नोट को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा, सबसे पहले इंसर्ट में आओ। मैं 3-4 पेज ले लेता हूँ, गौर करो। ब्रेक पेज कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ। देखो, यहाँ पर पेज 6 ऑफ 6 आ गए, यानी कि 6 पेज हमने ले लिए। देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और ये आ गया छठवां। जैसे हमने कहा कि फुटनोट में आओ, तो आ जाओ रेफरेंस में, यहाँ पर फुटनोट था। मैंने ये फुटनोट कर दिया, यानी कि किसी भी पेज के ठीक नीचे आप नोट्स लिख सकते हो। लेकिन जब आप इंसर्ट एंड नोट करते हो, करूँ इसमें इंसर्ट? देखना कहाँ ये जाता है। मैंने कर दिया इंसर्ट। अब देखो, जब भी कभी आप इंसर्ट एंड नोट करोगे, तो ये जाएगा सबसे लास्ट पेज में। मान लीजिए 6 पेज की फाइल थी। तो अब इसमें देखो 5वें पेज में क्या कहीं एंड नोट है? नहीं है। चौथे पेज में नहीं नहीं है, पहले पेज में भी नहीं था। जितने भी आपके पेज होंगे, पेज के बिल्कुल लास्ट में जाएगा आपका एंड नोट। बस यही अंतर होता है। ध्यान दो, नोट और एंड नोट में अंतर क्या है? एंड नोट दरअसल ये किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा गया टेक्स्ट होता है, सबसे लास्ट वाले पेज में। और फुटनोट ये हर एक पेज के ठीक नीचे होता है। जैसे यहाँ पर आओ, ये पहला पेज था और इस पेज के नीचे ये टेक्स्ट लिख गया। अब मैं इस पेज में आता हूँ, यहाँ पर आ गया। अब इस पेज में मुझे करना है, इंसर्ट करना है फुटनोट, तो मैंने यहाँ पर फुटनोट कर दिया। ये दूसरा पेज है और यहीं पर आप कुछ लिख सकते हो। तीसरे पेज में आओ, जैसे ही मैं इंसर्ट फुटनोट करूँगा, ये तीसरे पेज में आ गया नीचे। लेकिन अगर मैं एंड नोट करूँगा, तो वो आपको सबसे लास्ट में ही जाएगा। जितने भी पेज हैं, सबसे अंतिम पेज में। तो ये मुख्य अंतर है दोनों में। देखो, यहाँ पर मैं कुछ बातें लिख देता हूँ। ये तो विकल्प हैं, आपको फुटनोट्स में भी मिले थे। अब आओ ज़रा मैं 2-3 बातें लिख दूँ, समझो। किसी भी गौर करना, किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे, प्रत्येक किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे या के अंत में आने वाले टेक्स्ट को बताओ, एंड नोट कहोगे या फुट नोट? मैंने कहा है प्रत्येक पेज के अंत में, तो यहाँ पर आएगा फुट नोट। टेक्स्ट को फुट नोट कहा जाता है। अब मुझे बताओ एंड नोट के बारे में। एंड नोट ये क्या है? इसको परिभाषित करो जरा। जैसे ही आपने इस शब्द को देखा, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास 5 पन्ने हैं, एंड नोट का विकल्प हम जैसे ही चयन करेंगे, जो 5वां पन्ना होगा सबसे लास्ट में वहाँ पर लिखेगा जाके। अर्थात किसी फ़ाइल या डॉक्यूमेंट के अंत में, सबसे लास्ट में, के अंत में लिखा गया टेक्स्ट लिखा गया टेक्स्ट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंड नोट कहा जाता है।
ये बात आप समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? फुटनोट क्या था? हर एक पेज के लास्ट में, मान लीजिए 5 पेज हैं, चौथा, 5वां, हर एक पेज के लास्ट में यहाँ पर कुछ लिख जाएगा, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पर। लेकिन जब भी कभी इस बटन का इस्तेमाल करोगे तो ये हर एक पेज में नहीं आएगा, ये सबसे लास्ट वाले पेज में ही आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ। अब इसमें शॉर्टकट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट अगर हम कहें आपको ये पेज है, इस पेज में बिना कर्सर उठाए या बिना पॉइंटिंग डिवाइस के आपको फुटनोट इंसर्ट करा देना है। तो फिर उसके लिए शॉर्टकट क्या होगी? कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आपको कराना है। तो उसके लिए आप करोगे इंसर्ट फुटनोट के लिए आप आल्ट की प्रेस करोगे, कंट्रोल की प्रेस करोगे और एफ दबा दोगे। हो गया आपका। फुटनोट के लिए है, फुटनोट के लिए एफ का इस्तेमाल हो रहा है, आल्ट और कंट्रोल के साथ। अगर हम कहें कि मुझे बताओ, आप अगर इंसर्ट कराते हो एंड नोट को, तो फिर आप कौन सी की प्रेस करोगे? आल्ट वही, कंट्रोल वही कुंजी, और अब आ गया एंड नोट, तो फिर आप प्रेस करोगे डी को। ये शॉर्टकट कुंजी हैं जिन्हें आप ध्यान रखोगे। ध्यान दो, मैंने कहा कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करके अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में, किसी पीडीएफ में एंड नोट एंटर कराना है, इंसर्ट कराना है, तो आप किस कुंजी का इस्तेमाल करोगे? आल्ट, कंट्रोल और डी का। लेकिन वहीं कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पॉइंटिंग डिवाइस को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में फुटनोट एंटर कराना है, इंसर्ट कराना है, तो आपको आल्ट, कंट्रोल और एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पर आओ। फिर से आओ ज़रा, मैं आपको लिए चलता हूँ डॉक्यूमेंट में। देखो, यहाँ पर आओ, रेफ़रेंस में। ये फुटनोट था, आपने इंसर्ट फुटनोट को भी पढ़ लिया और इंसर्ट एंड नोट को भी पढ़ लिया, ठीक है? अब आप ये लिखा है नेक्स्ट फुटनोट, इसका आशय क्या होता है? दरअसल नेक्स्ट फुटनोट का सीधा-सा आशय होता है कि डॉक्यूमेंट में अगले या पिछले फुटनोट या एंड नोट के बारे में उस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। लिखा है नेक्स्ट फुटनोट। यहाँ देखो, नेक्स्ट एंड नोट को अगर जानना हो, भी आप इसका इस्तेमाल करोगे। प्रीवियस एंड नोट, उसके पीछे वाले एंड नोट को अगर जानना है, भी आप इसी का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट फुटनोट को या फिर प्रीवियस फुटनोट को जानने के लिए आप इसी का इस्तेमाल करते हो। ठीक नीचे लिखा है शो नोट्स, इसका मतलब क्या है? इस विकल्प का चयन कब करते हैं? दरअसल इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में फुटनोट या एंड नोट को खोजने के लिए। मान लीजिए 100 पन्नों का आपने पीडीएफ बना दिया। अब वहाँ पर किसी एक फुटनोट में गड़बड़ आ गई, तो फिर आप वहाँ पर शो नोट्स करोगे। इस विकल्प का चयन करोगे और फिर आप उसी नोट्स में पहुँच जाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो। ठीक है? हाँ, लिख लो ज़रा इनको। देखो, मैं अगर आपसे कहूँ कि जो नेक्स्ट फुटनोट, ये विकल्प आपको दिया गया था, इस विकल्प का प्रयोग आप कहाँ पर करेंगे? तो बताओगे डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में अगले या पिछले, आगे प्रीवियस या फिर नेक्स्ट, अगले या पिछले फुटनोट या एंड नोट, दोनों के लिए हो रहा है। फुटनोट या एंड नोट में जाने के लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जाने के लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब एक विकल्प आपको और दिखा था, कौन सा? ये था शो नोट्स। शो नोट्स, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हो? दरअसल इसका प्रयोग, गौर करो, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में फुट नोट या एंड नोट को खोजने के लिए किया जाता है। खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ पाए? अब नेक्स्ट आओ, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। एमएस वर्ड में आ जाओ। अब ये लिखा है फुटनोट, ये लिखा था टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको मिलता है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है? देखो, यहाँ पर आओ। ये लिखा है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी।
इस विकल्प का इस्तेमाल या हम कहें इस बॉक्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? मान लीजिए कि आपने अपना कोई कंटेंट बनाया। सपोज़ करो ये एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया, ठीक? मान लेते हैं ये है आपके पास कुछ मैटर। यहाँ पर आपने कुछ मैटर लिया, जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कई सारे मेरे पास स्रोत हैं। मैं वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ और इकट्ठा करी हैं इसके बाद फिर मैं आपको डिलीवर करता हूँ। तो अब इस स्थिति में मान लीजिए मैं आपको कोई पीडीएफ दूँ और उसमें मैंने कोई लाइन ऐसी लिख दी, जो मैंने कहीं से ली है, बात समझना? उस लाइन को मैंने किसी राइटर से ली है। अब मैं चाहता हूँ कि उस राइटर को क्रेडिट दिया जाए, तो फिर यहीं पर हम क्रेडिट दे देंगे। जैसे आप अगर बुक्स पढ़ते होंगे, चाहे मैं बात करूँ पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की या फिर ज्योग्राफ़ी की माजिद हुसैन साहब की अगर आपने किताब पढ़ी हो, तो फिर वहाँ पर आप देखते होंगे कि कोई स्टेटमेंट या डेटा लिया गया है और वो भारत सरकार से उन्होंने लिया है। उसी के ठीक नीचे लिख देते हैं कि सर्वेक्षण 2021 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, तो वो क्रेडिट दे रहे हैं एक तरह से। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जिस कंटेंट को आपका नहीं है वो, आपने कहीं से लिया है, तो फिर आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा, ठीक? अगर देना चाहें तो। फिर क्रेडिट देने के लिए आपको इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन ऑप्शंस के द्वारा आप इंसर्ट करा सकते हो सिटिशन को और साथ ही साथ बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट बनाने के लिए। खैर इस विकल्प का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इस विकल्प का प्रयोग करते हैं साधारण सा क्रेडिट देने के लिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपनी जानकारियाँ तो होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं से वो जानकारियाँ और इकट्ठा कर रहा होता है। ठीक? तो फिर आपको हाँ, ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको क्रेडिट दें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आओ, सिटिशन एंड बिब्लियोग्राफी, क्या लिखोगे आप इसमें? यदि आपने यदि आपने अपना कंटेंट कहीं और से लिया है, कहीं और से लिया है, गौर करना। तो फिर होगा क्या? तो इस बॉक्स का प्रयोग ये बिब्लियोग्राफी बॉक्स का प्रयोग, तो इस बॉक्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? आप करोगे क्रेडिट देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए करते हो, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? खैर, अगर आपने कहीं से अपना कंटेंट लिया है, तो फिर आप उसको क्रेडिट भी दे सकते हो। अच्छा, जब हम इसको पढ़ते हैं, तो इसमें हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें कई ऑप्शन हैं। कौन-कौन से ऑप्शन हैं? ऐसे, यहाँ पर आओ, ये लिखा है इंसर्ट सिटिशन और ये लिखा है मैनेज सोर्स, स्टाइल, बिब्लियोग्राफी। क्या होते हैं अभी हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन कौन-कौन से हैं पहले उनको लिख लो। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे इंसर्ट, सिटिशन और कौन-सा है मैनेज, मैनेज सोर्स, इसके अलावा स्टाइल, इसके अलावा बिब्लियोग्राफी। ठीक, ये आपको विकल्प मिलेंगे। अब इसमें देखो ज़रा एक ऑप्शन दिया गया है आपको बिब्लियोग्राफी। देखो इंसर्ट सिटिशन में आपने क्या किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आप ऐड कर दोगे जहाँ से आपने ली हैं। जैसे एक मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर आप आए, अब आपको करना क्या है, आप आए रेफरेंस में, गौर करना। रेफरेंस में ये आपको ऑप्शन दिया है बिब्लियोग्राफी का। अब आपने यहाँ पर कुछ लिखना शुरू किया। सबसे पहले मैं आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर। अब मैंने ये कुछ लिखा यहाँ पे, ठीक? मैं करूँगा क्या, मैं जाऊँगा रेफरेंस में, रेफरेंस के बाद मैंने इंसर्ट सिटिशन और ऐड न्यू सोर्स, यहाँ पर मैं गया। अब यहाँ पर मैं कोई भी रेफरेंस होगा जहाँ से मैंने लिया है, देखो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प आ रहे हैं। ऑथर कौन-सा है, कॉर्पोरेट ऑथर है, क्या टाइटल आप देना चाहते हो, कौन से ईयर की बुक है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे वो माँगे, जो भी है, वो आप यहाँ पर फ़िल करके और ओके कर दोगे। तो आपको वो स्रोत पूरा का पूरा चला जाएगा।
ठीक है? अब जैसे यहाँ पर कोई बुक है, तो इनको आप ले सकते हो। कुल मिला के ये विकल्प आपको क्रेडिट देने के लिए है। यहाँ पर आप क्रेडिट दे सकते हो, इस प्रकार से। अब यहीं पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है, ये विकल्प चौथा। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, ध्यान दो। ये लिखा है बिब्लियोग्राफी, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ग्रंथ सूची। अब एक बात मुझे बताओ, एक ऐसी सूची बनानी है आपको जो कि जिसमें इन्फॉर्मेशंस हों। अर्थात इस विकल्प का प्रयोग आप कहाँ करोगे? इस विकल्प का प्रयोग करते हो डॉक्यूमेंट के अंत में, आप इसका इस्तेमाल करते हो और वहाँ पे वो सारे के सारे सोर्सेज़ होते हैं जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशंस ली हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा जब आप बड़े-बड़े राइटर्स को पढ़ते हैं, जैसे सुभाष डी कश्यप को जब आप पढ़ेंगे, तो उनके चैप्टर्स के बाद कुछ इस प्रकार की लिस्ट होती हैं, जहाँ वो इंडिकेट कर देते हैं कि भाई ये वाली लाइन मैंने इस किताब से ली थी। तो यहाँ पर वो स्रोत लिखे जाते हैं और वही है ग्रंथ सूची। अर्थात इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? इस विकल्प का प्रयोग इस विकल्प का प्रयोग करके, ध्यान देना, डॉक्यूमेंट में या हम कहें डॉक्यूमेंट के अंत में हम उस रिसोर्स या रिसोर्स मत लिखो, उस सोर्सेस, उन सोर्सेस के नाम एक साथ ऐड करते हैं, एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है? जिन सोर्सेस से जिन सोर्सेस से हमने डेटा लिया है, तो यहाँ पर आप एक साथ ऐड कर सकते हो। 2 तरीके हैं, आपने कोई लाइन लिखी और वो लाइन अगर आपने कहीं से ली है, तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए और या फिर ये पूरी लाइन लिख दी और टेक्स्ट के लास्ट में, सबसे लास्ट में या फिर कोई पार्ट के सबसे लास्ट में आपने वो समस्त सोर्सेस लिख दिए कि भाई हमने यहाँ-यहाँ से जानकारियाँ ली हैं। उसके लिए आप इस कॉलम का इस्तेमाल करते हो, इस विकल्प का इस्तेमाल करते हो। ठीक है? यानी कि बिब्लियोग्राफी क्या है? इस विकल्प का इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट्स के अंत में उन रिसोर्सेस के नाम एक साथ ऐड कर सकते हैं, जहाँ से हमने जानकारियाँ ली हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, अगला जो आपका ऑप्शन है, वो है कैप्शन। कैप्शन, ध्यान दो। ये क्या है? यहाँ पर आओ, मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ। ये आपने बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन पूरा देख लिया। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको ये विकल्प मिलेगा, मेरा कर्सर देखो, ये है कैप्शन। यहाँ आप इंसर्ट कैप्शन कर सकते हो, कोई भी कैप्शन आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई फिगर बनाया, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सपोज़ करो एक कोई ये आप फिगर आपने बना दिया और यहाँ पर आप लिखना चाहते हो, कोई एक पेज था, यहाँ पर लिखना चाहते हो फिगर 1। एक फिगर और आपने डॉक्यूमेंट में अपने ऐड किया, यहाँ पर आप लिखना चाहते हो फिगर नंबर 2। तो इस प्रकार का अगर आपको कैप्शन ऐड करना हो, तो फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आओ, मान लीजिए ये मेरा टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर आया कैप्शन में, इंसर्ट कैप्शन में गया और यहाँ से ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, कौन-सा आप कैप्शन ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो और जाके आपने ओके कर दिया, यहाँ पर लिख गया, जो भी लिखा था उसमें, हालाँकि मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया है, यहाँ पर ये ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक? कुछ इस प्रकार से आप इन कॉलम्स का या हम कहें इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? देखो, अब आ जाओ, मैं आपको इसमें से कुछ बातें लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें विकल्प कौन-कौन से थे? विकल्प था कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, साथ ही साथ अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस। देखो, कैप्शन में विकल्प कौन-कौन से थे? इसमें टोटल 4 विकल्प थे। ये 4 इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। कौन-कौन से ऑप्शन? सबसे पहला, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन। दूसरा कौन मिलता है? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ फिगर, साथ ही साथ अपडेट टेबल, अपडेट टेबल और चौथा विकल्प आपको मिलता है क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस। ये 4 विकल्प आपको मिलते हैं।
और इसके द्वारा ही आप किसी भी इमेज या किसी भी फिगर के नीचे आप लिख सकते हो, जैसे फिगर 1, फिगर 2, 1। आप अगर वहाँ पर पीआईसी डाल दोगे तो पीआईसी लिख जाएगा। पिक 2 कुछ इस प्रकार से आप अगर लिखना चाहो तो इनको ऐड कर सकते हो फिगर के नीचे, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, हम आपको नेक्स्ट कॉलम में लिए चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम का मतलब नेक्स्ट टैब में। इंडेक्स वगैरह सारे वही हैं, यहाँ से आपसे पूछे नहीं जाते हैं। अब आ जाओ, रेफरेंस हो गया, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। देखो, सबसे पहले आप मेलिंग्स में आओ, यहाँ पर मेलिंग टैब। मेलिंग टैब, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? आप इस शब्द को पकड़ो, ये मेल से संबंधित है, जो आप मेल करते हो। दरअसल जब भी कभी आपको ये टैब खोलने की आवश्यकता पड़े, ध्यान दो, जब भी कभी आपको इस टैब को खोलना हो और आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस ना हो, तो फिर आप शॉर्टकट यानी कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो फिर मेलिंग टैब को खोलने के लिए आप कौन सा कीबोर्ड टैब दबाओगे? कीबोर्ड कौन सी कुंजी दबाओगे कीबोर्ड से? आप आल्ट प्लस एम का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? गौर करें, मेलिंग टैब को खोलने के लिए आपने कीबोर्ड से आल्ट और एम दबाया। दरअसल इस टैब का इस्तेमाल करते हो कहाँ? इस टैब का इस्तेमाल हम मेल मर्ज क्रिएट करने के लिए करते हैं। देखो, यहाँ पर आओ, मैं आपको मेलिंग्स में लिए चलता हूँ। ये है एमएस वर्ड। यहाँ पर मेलिंग्स में देखो, सबसे पहले ये लिखा है क्रिएट और ये लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज। सवाल पूछा जाता है आपसे, स्टार्ट मेल मर्ज में कौन-कौन से विकल्प होते हैं? सवाल केवल और केवल मेलिंग में यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़ोगे तो आपको राइट इंसर्ट फील्ड्स मिलेगा और आगे बढ़ोगे प्रीव्यू रिजल्ट्स मिलेगा, फिनिश मिलेगा और एक्रोबैट मिलेगा। तो अब यहाँ पर आओ, आप मेलिंग्स का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो? मेलिंग्स का इस्तेमाल करते हो आप मेल मर्ज क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ बल्क मेल भेजने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हो, ठीक? तो इसमें आपको ऑप्शंस कौन-कौन से मिले? 1, 2, 3, 4 और 5। ये पीडीएफ्स के लिए है। क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स और साथ ही साथ प्रीव्यू, रिजल्ट्स और फिनिश। ये 5 ऑप्शंस हैं। देखो, मेलिंग टैब में कौन-कौन से ऑप्शंस हैं? यहाँ या हम पहले ये बताओ मुझे, इसका आप उपयोग कहाँ पर करते हो? इस विकल्प का प्रयोग आप कहाँ करते हो? इस विकल्प का प्रयोग हम मेल मर्ज को क्रिएट करने के लिए और बल्क मतलब गुच्छे में, बल्क मेल भेजने के लिए करते हैं, भेजने के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल। अब इसमें आपको विकल्प कौन-कौन से मिले थे? अभी मैंने आपको बताया था, इसमें 5 विकल्प हैं, ठीक? टोटल कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आपको मिला क्रिएट, फिर आपको मिला स्टार्ट मेल मर्ज, फिर आपको एक विकल्प मिला जिसे कहा जाता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स और 5वां विकल्प था 1, 2, 3 अभी 3 हुए, चौथा विकल्प था प्रीव्यू रिजल्ट और 5वां कौन-सा था? फिनिश। तो ये टोटल आपको मिले 5 विकल्प। अब ज़रा यहाँ पर आओ, सबसे पहले कौन-सा मिला? क्रिएट। सबसे पहला आप उठाओ, इसमें देखते हैं क्या-क्या है। क्रिएट। अब आपको मैं लिए चलता हूँ एमएस वर्ड में, यहाँ पर आओ। देखो, ये है क्रिएट। इसमें मुझे बताओ कितने आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं? एक तो आपको एनवेलप्स दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है लेबल्स। अब एनवेलप और लेबल ये होते क्या हैं? देखो, सबसे पहले इसमें आपको विकल्प कितने दिखे? 2, एनवेलप और लेबल्स, ठीक? दरअसल एनवेलप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दरअसल इसका इस्तेमाल किया जाता है लिफ़ाफ़े को बनाने के लिए और प्रिंट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? हाँ, जैसे ही आपने एनवेलप में क्लिक किया, आप यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस ये सारे के सारे ऑप्शंस आप क्लिक करोगे, तो आपका एनवेलप तैयार हो जाएगा। यानी एनवेलप को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको कट कर दो। अब आप लेबल में आ जाओ। जब भी आप लेबल का इस्तेमाल करते हो, अब आपको एड्रेस देना पड़ता है और साथ ही साथ यहाँ पर देखो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है।
अर्थात लेबल विकल्प का प्रयोग लेबल्स को तैयार करने के लिए और उन्हें प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये लेबल्स हैं और ये एम्प्लॉइज हैं। देखो, ये है क्रिएट, इसमें विकल्प कितने हैं लिख लो जरा यहाँ पे। इसमें दो विकल्प हैं, इसमें दो विकल्प हैं। कौन से विकल्प हैं दो ये? पहला विकल्प है एनवेलप और दूसरा विकल्प है लेबल्स। अब यहाँ पर आओ, इस विकल्प का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? क्रिएट का मतलब ये होता है बनाना। और क्या बना रहे हो आप? लिफाफा बना रहे हो, लेबल्स बना रहे हो। इसका मतलब है इस विकल्प का उपयोग लिफाफा और लेबल्स को तैयार करने के लिए किया जाता होगा। बोलो भाई। अर्थात इस विकल्प का प्रयोग लिफाफा और लेबल तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए आप? तो आपसे सवाल पूछा जाता है या जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है या कौन सा मेन्यू है इसमें एनवेलप्स और लेबल्स को क्रिएट करने के लिए उस मेन्यू को चुना जाता है? तो आप बताओगे मेलिंग्स, मेलिंग टैब है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं एनवेलप्स और लेबल्स ये होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले एनवेलप में आ जाओ। इसका प्रयोग आप कहाँ पर करते हो? आप बताओगे इसका प्रयोग लिफाफा बनाने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब एक दूसरा ऑप्शन था, वो था लेबल। ये क्या है? आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हो? तो आप बताओगे इस विकल्प का प्रयोग इस विकल्प का प्रयोग लेबल तैयार करने में लेबल तैयार करने में तथा प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ये तो बात हो गई लेबल और एनवेलप की। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ो आप, यहीं पर आ जाओ। इसमें जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको एक विकल्प दिखा, ये लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में विकल्प कितने आपको मिल रहे हैं? 1, 2, 3। ये लिखा है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, ये लिखा है सेलेक्ट रेसिपिएंट और साथ ही साथ स्टार्ट मेल मर्ज। 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। अब इसमें स्टार्ट मेल मर्ज क्या होता है? सेलेक्ट रेसिपिएंट्स क्या होता है? और एडिट रेसिपिएंट लिस्ट क्या होता है? आओ देखो। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि स्टार्ट मेल मर्ज ये किस विकल्प में या किस टैब में है? तो यहाँ है, मेलिंग्स में। ठीक है? देखो, मैंने बात करी आपसे कि भैया हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्ट मेल मर्ज। देखो, ये जो स्टार्ट मेल मर्ज है, मुझे बता दो इसमें विकल्प कितने हैं? सबसे पहला सवाल। आपको विकल्प मिले टोटल 3। कौन-कौन से? एक तो आपको मिला स्टार्ट मेल मर्ज, दूसरा आपको विकल्प मिला सेलेक्ट रेसिपिएंट, आप इंग्लिश में इसको लिख लो रेसिपिएंट, और एक मिला आपको एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। ये आपको 3 विकल्प मिल गए। अब एक-एक करके आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज को उठा लो। स्टार्ट मेल स्टार्ट मेल मर्ज। देखो, ये हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? या हम इसकी सहायता से ये जो विकल्प दिया गया है स्टार्ट मेल मर्ज, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ध्यान दो, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम एक समय में एक से अधिक लोगों को एक ही पत्र भेज सकते हैं। देखो, यहाँ पर आओ, स्टार्ट मेल मर्ज मैंने क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर ईमेल मैसेज या एनवेलप्स, लेबल्स, तो ये आप भेज सकते हो एक समय में एक ही, या हम कहें एक समय में एक ही पत्र एक से अधिक लोगों को ये भेजने का ऑप्शन देता है स्टार्ट मेल मर्ज। और यहाँ पर आओ सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। दरअसल ये क्या है? ये टाइप अ न्यू लिस्ट, एक रेसिपिएंट्स की लिस्ट आपको बनाने का विकल्प देता है। और अगर यहाँ पर ये देखो,
मैंने अभी तक कोई लिस्ट बनाई नहीं है, इस वजह से ये जो ऑप्शन इसके ठीक आगे वाला है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, ये विकल्प आपको हाइड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बनाई होती तो फिर ये विकल्प उभर के सामने आ जाता। ये एडिट करने का मौका देता है आपको। मान लीजिए कोई आपने लिस्ट बनाई, उसमें कौन रेसिपिएंट को रखना है, किसको ऐड करना है, किसको हटाना है, ये एडिट करने की सुविधा देता है। तो ये तीनों विकल्प आपको ध्यान रखने हैं। देखो, स्टार्ट मेल मर्ज क्या है? इस विकल्प का इस्तेमाल कहाँ करते हो? आप बताओगे। इसकी सहायता से एक समय में एक से अधिक एक से अधिक लोगों को एक पत्र भेजा जाता है भेजा जाता है। एक तो बात ये हो गई। अब मुझे बताओ, अगर आपको स्टार्ट मेल मर्ज करना ही है, कम से कम कितने दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है। मेल मर्ज के लिए कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए, यानी कि 2 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ठीक? बात समझ पा रहे हो? अब एक नेक्स्ट देखो, एक विकल्प और आपको दिया है, ये तो हो गया स्टार्ट मेल मर्ज। एक विकल्प और आपको दिया है सेलेक्ट रेसिपिएंट। देखो, ये क्या है? मैंने कहा सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। ठीक? ये क्या है? दरअसल ये ऐसे लोगों की लिस्ट होती है, ये कुछ लोग हैं और इन लोगों की ये लिस्ट है, एक पूरी की पूरी लिस्ट है। अच्छा, तो ये लोग कौन से हैं? दरअसल ऐसे लोगों की हम लिस्ट बनाते हैं जिन्हें हम लेटर या फिर कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो हम इनकी लिस्ट बना के रखते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये जो लिस्ट है, इसी में सेलेक्ट रेसिपिएंट्स यानी कि इस ऑप्शन के द्वारा हम इस लिस्ट को बनाते हैं। कौन-कौन से रेसिपिएंट्स हम सेलेक्ट करेंगे, कौन-कौन से इस लिस्ट में आएँगे। अर्थात इस विकल्प का प्रयोग कहाँ होता है? इसमें ऐसे लोगों की ध्यान दो, इसमें ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट बनती है या बनाई जाती है, जिन्हें आप लेटर या कुछ और भेज सकते हो। तो ये कुल मिला के लिस्ट बना के रखी जाती है। अब इस लिस्ट में मान लीजिए कोई था व्यक्ति, अब उस व्यक्ति को हमें लेटर नहीं भेजना है, इस लिस्ट से वो बाहर कर दिया जाएगा। कोई एक अन्य व्यक्ति था जिसे लेटर भेजा जाना है, इस लिस्ट में उसको शामिल कर लिया जाएगा और यही कहलाता है व्यक्तियों को हटाना, व्यक्तियों को जोड़ना, इसी को कहते हैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। ठीक? तो ये वाला ऑप्शन भी आप ध्यान रखो, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। क्या है इसका माजरा? अर्थ क्या है इसका? इसमें इसमें जो आपने लिस्ट बनाई थी, इसमें बनाई गई लिस्ट में एडिट किया जा सकता है, एडिट किया जाता है। यानी कि इस विकल्प का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने लिस्ट बनाई थी, उसको एडिट कर सकते हो। किसी को बाहर कर सकते हो, किसी को अंदर कर सकते हो। ठीक है? हाँ, तो ये मैंने आपको अभी बताया है मेलिंग्स के बारे में। नेक्स्ट देखो, अब अगला विकल्प है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब, ध्यान दो। रिव्यू टैब में सबसे पहले मुझे बताओ इसमें ऑप्शंस कौन-कौन से हैं? इसको समझने से पहले मैं आपको लिए चलता हूँ एमएस वर्ड में। यहाँ पर आओ, ये मेलिंग था, मैंने मेलिंग्स पढ़ लिया। मैं आता हूँ रिव्यू में। रिव्यू में देखो प्रूफिंग लिया है, कमेंट्स दिया है, टैगिंग दिया है ये, चेंजेस दिया है और कंपेयर, प्रोटेक्ट और साथ ही साथ इंक। इसमें ये सारे विकल्प हैं। अगर हमें इसको डायरेक्ट खोलना हो कीबोर्ड से तो हम दबाएँगे Alt प्लस R, आपका रिव्यू खुल जाएगा। यहाँ पर लिख लो। अगर हम इसको शॉर्टकट से खोलना चाहें तो कौन-सा विकल्प है? विकल्प है शॉर्टकट, Alt दबाओ और साथ ही साथ आप R दबा दीजिए। दबा दीजिए का मतलब प्रेस करिए। तो फिर आप सीधे-सीधे रिव्यू टैब में पहुँच जाएँगे। ठीक है यहाँ तक? अब अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कौन-कौन से विकल्प आपको मिले हैं?
आप बताओगे इसमें हमें मिला है प्रूफिंग सबसे पहले और ये सवाल पूछा जाता है। अभी हम लोग चेक करेंगे इसको। इसके अलावा कमेंट्स, कमेंट्स के अलावा ट्रैकिंग, साथ ही साथ चेंजेस, चेंजेस के अलावा कंपेयर, कंपेयर के अलावा आपको मिला प्रूफ और भी कई सारे इंक। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें हम पहले प्रूफिंग को देखते हैं। सवाल आपके सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं, ध्यान दो। ये लिखा है प्रूफिंग। अब इसमें चलो एमएस वर्ड में, यहाँ पर आओ, आप रिव्यू में आओ और ये देखो सबसे पहले लिखा है प्रूफिंग। मेरा कर्सर देखो यहाँ पे चल रहा है। प्रूफिंग में ऑप्शन आपको कौन-कौन से मिलेंगे? ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, रिसर्च का ऑप्शन मिल रहा है, रिसर्च का ऑप्शन मिल रहा है, साथ ही साथ ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा ट्रांसलेशन और साथ ही साथ सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ये सारे के सारे आपको ऑप्शंस मिले। अब इनमें एक-एक करके देखो। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देता हूँ। देखो, जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पर लिखा, इसमें मैं पहले बढ़ा लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। मैं चला गया 28 पे, ठीक? और मैंने लिखा यहाँ पे, गौर करो, मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले इसमें मुझे चेक करना है दरअसल स्पेलिंग और ग्रामर। तो मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें कुछ एरर हो। मैंने लिखा राम आर, इज़ लगना चाहिए, इज़ मैं नहीं लिखूँगा। मैंने लिखा आर, फिर मुझे लिखना है गुड, मैंने लिख दिया। अब मुझे लिखना है बॉय, तो मैंने B-O-Y लिखना है लेकिन हम B-O-O-Y लिखेंगे क्योंकि हमें चेक करना है एरर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको कर लिया सेलेक्ट, गौर करो। अब हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम जाएँगे कहाँ? हम जा रहे हैं, जस्ट मिनट, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हम गए रिव्यू में। रिव्यू में जैसे ही पहुँचे हमने कर दिया स्पेलिंग चेक। तो ये लिखा है राम इज़ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखो सजेशंस भी देता है। भाई जो आप बॉय लिख रहे हो वो गलत है। यहाँ पर आप B-O-Y लिख सकते हो, तो ये कुछ सजेशन दिए। और अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने कौन-कौन सी गलतियाँ की थी। और एक लाइन मैं आपको और बताऊँगा, कौन-सी? जब भी कभी ग्रामेटिकल एरर होगी, तो फिर ग्रामर वाली गलती को ग्रीन लाइन से दिखाया जाएगा, व्याकरण की गलती को। और जो वर्तनी त्रुटि होती है, उसे दिखाया जाता है रेड लाइन से। तो यहाँ पर देखो, ये जस्ट वेट, मैं इसको ज़ूम करता हूँ। अब आप देख पा रहे हो? रेड लाइन, देखो, ये B-O-O-Y ये रेड लाइन है, यानी कि ये हो गई वर्तनी त्रुटि। और आर, ये क्रिया की गलती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो आर के नीचे ग्रीन लाइन है, यानी कि जब भी कभी आपसे पूछे कि ग्रामर वाली एरर ग्रीन लाइन से दिखाता है और वर्तनी वाली त्रुटि वो रेड लाइन से दिखाता है। बस इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लिख लो जरा। प्रूफिंग में, प्रूफिंग में कौन-कौन से विकल्प मिले आपको? सबसे पहला विकल्प मिला स्पेलिंग, स्पेलिंग और ग्रामर, ये विकल्प मिले। इस कमांड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हो आप? इस कमांड का इस्तेमाल अभी-अभी आपने देखा कि स्पेलिंग और ग्रामर से संबंधित त्रुटियों की जाँच करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात लिखो, इस कमांड का प्रयोग, इस कमांड का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी त्रुटियों की जाँच के लिए, त्रुटियों की जाँच के लिए किया जाता है। ठीक? बात समझ पाए यहाँ तक? अब यहाँ से एक सवाल और चेक करो ज़रा। आप जब भी कभी स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करते हो, तो एक फंक्शन की है जिसका आप साधारणतया इस्तेमाल करते हो। ये भी याद रखना, फंक्शन की है F7। F7 फंक्शन की का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। ठीक? अभी-अभी मैंने आपको बताया था 2 लाइनें, कौन-कौन सी? एक तो रेड लाइन आई और दूसरी ग्रीन लाइन आई। ये क्यों आई? देखो,
कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसमें रेड लाइन कब आएगी और ग्रीन लाइन कब आएगी। जब भी कभी रेड लाइन आएगी तो आपको ये बताएगी कि भैया आप गलती कर रहे हो, ठीक कर लो। और ये गलती कहाँ कर रहे हो आप? ये गलती हो रही है वर्तनी में। यानी कि वर्तनी त्रुटि जब होगी तब आपको रेड लाइन देखने को मिलेगी। जैसे मैंने लिखा BOY होना चाहिए, ये सही है, लेकिन मैंने लिखा BOOY, ये गलत है, तो ठीक नीचे रेड लाइन आ जाएगी। ठीक, रेड लाइन का मतलब कुछ इस प्रकार से लाइन आ जाएगी। अच्छा, ग्रीन लाइन कब आई? ग्रीन लाइन तब आई जब मैंने लिखा राम इज होना चाहिए, मैंने इसकी जगह लिख दिया आर। अब बताओ, राम तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ गई ग्रीन लाइन इस तरह से। ठीक, तो फिर ग्रीन कब आएगी? आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताओगे व्याकरण की गलती को चिन्हित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए। और अभी आपने इसको प्रैक्टिकल देखा था यहाँ पे। देखो, ये ग्रीन है और ये रेड है। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक, अब मैं इसको जूम को छोटा करता हूँ, उसी पोजीशन में ले आता हूँ। आप आ गए उसी पोजीशन में। अच्छा, अब एक विकल्प आपको और दिख रहा है, यहाँ पे आओ, रिव्यू में। ये लिखा है रिसर्च और आगे लिखा है थीसर्स। तो ये जो लिखा है थीसरस, ये द जार्ज सोरस को बड़ा भाई लग रहा है मुझे, थीसरस, जो भी हो। इस विकल्प का देखो प्रयोग कैसे करते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। THESAURUS, इस विकल्प का प्रयोग आप कैसे करते हो, कहाँ करते हो? ध्यान दो। दरअसल इस विकल्प का प्रयोग ही हम करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। वर्ड डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कोई शब्द है। देखो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा, गौर करना। मैंने लिखा BOY। ठीक, अब मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद बाद मैं गया थीसरस के पास। शिफ्ट F7 इसका शॉर्टकट की है, याद रखिएगा। शिफ्ट के साथ F7। मैं इसके पास गया, मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर एक आपको बॉक्स खुल गया और यहाँ पर लिखा है BOY। BOY के यहाँ पर पर्यायवाची लिखे हैं और यहीं पर ये लिखा है कि BOY नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। जैसे मैं यहाँ पर अब इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए HEN, हेन लिखा। ठीक, अब मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट। फिर मैं इनके पास गया। अब यहाँ पर देखो, इस जगह हेन और ये क्या है, नाउन है और इसके पर्यायवाची यहाँ पर लिख गए, पोल्ट्री, चिकन वगैरह वगैरह। तो मुझे बताओ थीसरस विकल्प का प्रयोग आप कहाँ पर कर रहे हो? इसका प्रयोग आप करते हो अगर आपको कोई शब्द लेना है। वो शब्द है क्या? वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है इंग्लिश में? या फिर इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? अगर आपको ये जानना हो तो आप इस विकल्प का चयन करते हो। लिख लो। सवाल कई-कई बार पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया है कि किस विकल्प का प्रयोग MS वर्ड में किसी वर्ड की प्रॉपर्टी को बताता है या किसी वर्ड की सिनोनिम्स को बताता है? यही है थीसरस। ठीक है? इसका प्रयोग इसका प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द से संबंधित वो नाउन है, वो वर्ब है या फिर वो एडजेक्टिव है या फिर कुछ अन्य है, का पता लगाने के लिए करते हैं। पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? ये है कुल मिला के थीसरस का काम। यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई शब्द लिखा आपने, वो क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और यही नहीं, आप इसका इस्तेमाल करते हो पर्यायवाची शब्दों को दिखाने के लिए, अर्थात इसका प्रयोग पर्यायवाची पर्यायवाची शब्दों को दर्शाने के लिए किया जाता है। दर्शाने के लिए किया जाता है। बात समझ पाए आप लोग? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आगे। अगला जो विकल्प है आपका वो है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या है?
और एक विकल्प और आपको मिलेगा, विंडोज़ 7 में चलो ज़रा, यहाँ पर आओ, रिव्यू देखो, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट मिल रहा है, एक विकल्प और है और यहाँ पे वर्ड काउंट भी है, सेट लैंग्वेज भी है, ये कई सारे विकल्प हैं। अब इसमें सबसे पहले आप ट्रांसलेट को देखो, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब क्या है? बदलाव। इस विकल्प का प्रयोग क्यों करेंगे? भाषाएँ भाषा को बदलने के लिए, यानी इस विकल्प का प्रयोग हम चयनित टेक्स्ट की भाषा को बदलने के लिए करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आओ, ये लिखा है राम इज़ गुड बॉय, इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं गया रिव्यू के पास और मैं चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन हो जाए इसका। तो यहाँ पर देखो एक बॉक्स खुल गया और यहाँ पर लिखा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। इंग्लिश से आप फ्रेंच में बदलना चाहते हो, इसमें बदलना चाहते हो, ये पूरा का पूरा आपको ऑप्शन सामने आ गए हैं। तो आप जिसमें बदलना चाहते हो आप बदल लीजिए। कुछ बातें समझ पाते हो आप? ये सारी की सारी। प्रैक्टिकल कंप्यूटर पूरा का पूरा तो नहीं, नए चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारा मैक्सिमम प्रैक्टिकल पर आधारित है, खास तौर से एमएस सूट। और इस प्रकार के विकल्प जब आ जाते हैं तो फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? हाँ, तो ट्रांसलेट में क्या है? इस इस विकल्प का प्रयोग इस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट, चयनित का मतलब सिलेक्टेड, चयनित टेक्स्ट की या हम कहें चयनित टेक्स्ट को अन्य भाषा में बदलने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, अगला शब्द आपको दिया था वर्ड काउंट। ये क्या है? यहाँ पर आओ, मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने किया क्या, मैंने लिखा कुछ, मैंने एंटर दबाया, फिर इसमें लिख दिया कुछ, ये लिखा। फिर मैंने एंटर दबाया और फिर मैंने कुछ लिख दिया। एक और एंटर दबाया, मैंने फिर से एक बार कुछ लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो, ये सारा का सारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं चला, मुझे ये बताओ, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे पेज में मैंने क्या-क्या लिखा? कितनी पंक्तियाँ लिख दी, कितने अक्षर लिख दिए, ये सारा का सारा। मुझे पता करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये है वर्ड काउंट। मैं इसको क्लिक कर दूँगा और जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पूरा बॉक्स खुल गया। ये दिखाता है कि केवल और केवल आपने एक पेज लिया है, जिसमें 18 शब्द हैं। आपने 48 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। आपने 67 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है विद स्पेस। आपने 3 पैराग्राफ का इस्तेमाल किया है और आपने 4 लाइनें इस्तेमाल की हैं। 1, 2, 3, 4, 4 लाइनें हैं। यानी सारा का सारा डेटा आ गया। अब मुझे बताओ वर्ड काउंट का इस्तेमाल क्या है? दरअसल इस विकल्प के द्वारा जो मौजूद दस्तावेज है, उसमें कुल शब्द, कुल पैराग्राफ, कुल कैरेक्टर, कुल पंक्तियाँ, इन सब की संख्या का पता लगाया जा सकता है। बात समझ पाए आप? लिख लो, वर्ड काउंट में। इसके द्वारा इसके द्वारा एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में दस्तावेज, या हम ऐसे लिखें, एमएस वर्ड के दस्तावेज में एमएस वर्ड के दस्तावेज में मौजूद कुल शब्द, पैराग्राफ, कैरेक्टर या फिर पंक्ति पंक्ति की संख्या का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो ये माजरा है वर्ड काउंट का। अच्छा, केवल और केवल आपके मतलब का यही पार्ट है, बाकी सारे विकल्प आप छोड़ सकते हो। इनसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। अब एक विकल्प और आगे बढ़ो, ये लिखा है व्यू। ये व्यू क्या है? जैसे ही आपने व्यू को दबाया, आपको ये विकल्प खुल के सामने आ गए। डॉक्यूमेंट व्यू, शो या हाइड, ज़ूम, विंडो, मैक्रोज़। यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखो, मैं आपको विंडोज़ 11 में लिए चलता हूँ। यहाँ आओ। आपने व्यू पे क्लिक किया, ठीक? जैसे ही व्यू पे क्लिक किया, तो आपको ये मिले व्यूज़ और ये सारे के सारे ऑप्शंस। व्यूज़ में रीड मोड, प्रिंट,
लेआउट, वेब लेआउट, साथ ही साथ आउटलाइन, ड्राफ्ट। व्यूज़ में ये सारे विकल्प मिल रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पर पहले कुछ लिख देता हूँ। सबसे पहले आप नेक्स्ट टैब में पहुँचो। टैब का नाम है VIEW, व्यू टैब। और जैसे ही आप व्यू टैब में पहुँचते हो, तो अभी आप पहुँचे नहीं हो, आप पहुँचना चाहते हो बिना माउस के, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, तो फिर आपको एक कुंजी दबानी पड़ेगी, जिसे हम शॉर्टकट भी कहते हैं। ये शॉर्टकट क्या है? ये है Alt प्लस W। आप इसको दबाइए, आप व्यू टैब में पहुँच जाएँगे। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हो, तो आपको 5 विकल्प मिलते हैं। ध्यान देना, ये 5 विकल्प कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आपको मिला डॉक्यूमेंट व्यू, फिर आपको मिला शो या हाइड, आपको एक और विकल्प मिला ज़ूम, एक और विकल्प मिला आपको विंडो और साथ ही साथ आपको विकल्प मिला मैक्रोस। ये सारे विकल्प आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें से ज़ूम, डॉक्यूमेंट व्यू से तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं और मैक्रो, विंडो से भी पूछे जाते हैं, विंडो स्प्लिट क्या है? इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ डॉक्यूमेंट व्यू के पास। देखो, डॉक्यूमेंट व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू कितने प्रकार का होता है? आप बताओगे सबसे पहला सवाल। ये होता है 5 प्रकार का। कौन-कौन से हैं? अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, टोटल 5 प्रकार के हैं। चलो ज़रा एमएस वर्ड में पहुँचो। यहाँ पर आ गए? जस्ट वेट। ये क्या लिखा है? डू यू वांट टू सेव? पहले तो आप इसे कैंसल करो। अब आप व्यू में आओ। आगे? ये लिखा है डॉक्यूमेंट व्यू और यहाँ पर लिखा है प्रिंट लेआउट, ये लिखा है फुल स्क्रीन, ये लिखा है वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। अब यहाँ पर जैसे ही आप व्यू में आते हो तो आपको सबसे येलो कलर देखो प्रिंट लेआउट में मिल रहा है। यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो प्रिंट लेआउट सेट होता है। अब आपको करना क्या है, ये जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट, ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये प्रिंट लेआउट फॉर्म है। आप एक काम करो, आप फुल स्क्रीन दबाइए, तो ये जो पूरा पेज है, ये फुल स्क्रीन में आ गया। ठीक, समझ पा रहे हो? पूरी स्क्रीन में आ गया। पूरी स्क्रीन में आने का सीधा-सा तात्पर्य है कि जो आपके मेन्यूज़ थे, ऊपर एडिट, इंसर्ट ये सारे के सारे हाइड हो जाते हैं। अर्थात फुल स्क्रीन हमारा डॉक्यूमेंट पूरी स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसमें जो भी मेन्यूज़ होते हैं, जैसे साइड स्पेस था, रूलर बने थे, सारे के सारे हाइड हो जाते हैं। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाओ फिर से, व्यू में आओ। प्रिंट लेआउट में क्या स्थिति है? दरअसल प्रिंट लेआउट एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। पूछा जाता है आपसे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है? आप बताओगे प्रिंट, ठीक? और इसमें अलग-अलग पेज होते हैं और वर्ड में इसमें हेडर, फुटर ये सारे के सारे दिखाई पड़ते हैं, आपको मेन्यू भी दिखाई पड़ेगा। लिख लो ज़रा इसको, यहाँ पर आओ। 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन है? प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट व्यू। अब ये जो प्रिंट लेआउट व्यू है, इसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात, ये जो व्यू है, यह एमएस वर्ड का एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। सवाल पूछे कि डिफ़ॉल्ट व्यू कौन-सा है, तो आप फुल स्क्रीन मत मार देना। आउटलाइन भी नहीं होगा, वेब लेआउट भी नहीं होगा, केवल और केवल प्रिंट लेआउट होगा। अच्छा, इसकी ख़ास बात क्या होती है? इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके अलग-अलग पेज होते हैं, अलग-अलग पेज होते हैं तथा वर्ड में हेडर, फुटर, हेडर, फुटर और साथ ही साथ जितने भी मेन्यू होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। देख लो ज़रा, कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? यहाँ पर आओ, व्यू में। ये सारे के सारे दिखाई पड़ रहे हैं? ये रूलर, हेडर, फुटर, ठीक। अच्छा, अब एक काम करो, आप फुल स्क्रीन में चलो। फुल स्क्रीन में जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो आपके जो मेन्यूज़ थे, वो गायब हो गए और इसमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगता है। तो आप दूसरा लिख लो, दूसरा व्यू जिसे कहा जाता है फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन व्यू, सॉरी,
इसे पूरा लिख लो, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू क्या प्रॉपर्टी है इसकी? प्रॉपर्टी ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरी स्क्रीन पर दिखता है, स्क्रीन पर दिखता है। ठीक। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है? जब भी कभी आप फुल स्क्रीन करते हो, इसमें मेन्यू इसमें मेनू साथ ही साथ जो साइड स्पेस है, साइड स्पेस बार और अन्य टैब्स, ये सभी हाइड हो जाते हैं, सभी हाइड हो जाते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यू है, पेज लेआउट व्यू है, जिसका इस्तेमाल करते ही सारे के सारे टैब्स हाइड हो जाते हैं। तो आप बताओगे फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। ठीक। अब यहाँ पर आओ, इसको मैं कट कर दूं, पहले जैसी पोजीशन में चलते हैं। यहाँ पर आओ, मैंने प्रिंट लेआउट देख लिया, मैंने फुल स्क्रीन रीडिंग देख लिया। अब ये लिखा है वेब लेआउट। जैसे ही मैं वेब लेआउट को टच करता हूँ, देखना, अब ये जैसे आपकी वेबसाइट खुलती है ना, वेबसाइट के पेजेस खुलते हैं, ठीक उसी प्रकार से खुला है। अर्थात वेब लेआउट में क्या है? डॉक्यूमेंट की वेब पेज की भांति दिखाया जाता है, या हम कहें डॉक्यूमेंट वेब पेज की भांति दिखता है। देखो, वेब लेआउट क्या फीचर है इसका? इसमें डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट या सॉरी वेब पेज की भांति दिखाया जाता है। यहाँ तक समझ गए? अब आगे आओ, ये हो गया आपका, जस्ट वेट, मैं इसमें व्यू में चलता हूँ। ये हो गया वेब पेज। देखो, आउटलाइन दिया है और ड्राफ्ट दिया है। अब एक काम करो, अब आप आउटलाइन में जाओ और क्लिक करो। देखो, आउटलाइन में आ गया कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा है, हर टेक्स्ट के आगे अपने आप बुलेट लग जाती है। जैसे देखना, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, बुलेट लग गई और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। फिर मैं एंटर करता हूँ, अपने आप बुलेट लग गई, फिर मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया। फिर मैंने एंटर किया, अपने आप बुलेट लग गई, मैंने लिख दिया। यानी कि ये है आउटलाइन। आउटलाइन के फीचर्स क्या हैं? यह भी एक वेब पेज की तरह ही दिखता है, एक वेब पेज की तरह ही दिख रहा है, ध्यान दो इसको। और इसमें कोई भी आप लाइन लिखते हो, ऑटोमेटिक बुलेट लग जाती है। और इसकी क्या खूबी है? खूबी ये है कि एक ट्री की संरचना में ये शब्द लिखे जाते हैं। और भी कई सारी खूबियां हैं, देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं। नेक्स्ट, आउटलाइन व्यू। ठीक। क्या है फीचर्स इसके? यह भी वेब लेआउट वेब लेआउट की तरह है। अच्छा, इसमें ध्यान देना, इसमें कोई भी लाइन लिखने पर उसमें ऑटोमेटिक बुलेट आ जाती है, बुलेट आ जाती है। ठीक। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, और मुझे बताओ, क्या और भी कुछ खूबी है इस व्यू की? हाँ, दरअसल वर्ड में आउटलाइन व्यू यूजर यानी कि उपयोगकर्ता, यूजर को डॉक्यूमेंट में पेड़ जैसी संरचना देता है, ट्री जैसी संरचना देता है। अच्छा, तो ये कुछ खास बातें हैं आउटलाइन के लिए। अब नेक्स्ट देखो, एक और आपका है जिसे कहा जाता है ड्राफ्ट व्यू। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आओ, व्यू में आओ। अब ये लिखा है ड्राफ्ट व्यू, क्लिक करो जरा, तो एक ड्राफ्ट के रूप में आ गया। ध्यान दो, ड्राफ्ट व्यू डॉक्यूमेंट का, या हम कहें इसमें डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट की तरह दिखता है। और सबसे अगर सरल कोई व्यू है तो वो ड्राफ्ट व्यू ही है। इसमें एक बात मुझे बताओ, इसमें क्या आपको हेडर फुटर दिख रहा है? नहीं। ध्यान दो, वर्ड का ड्राफ्ट व्यू टेक्स्ट को वैसे ही दिखाता है जैसे कि हेडर फुटर के बिना प्रिंटेड जो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होता है वो दिखता है। कुल मिला के ये हेडर फुटर के बिना दर्शाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा व्यू है जो हेडर फुटर के बिना प्रिंट फॉर्मेट को दर्शाता है? आप बताओगे ड्राफ्ट व्यू, लिख लो। यही इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें इसमें डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट की भांति दिखता है, भांति दिखता है, ठीक है? यह सबसे सरल व्यू है। यह एक सरल व्यू है और इसमें बुलेट्स लगती हैं क्या? नहीं लगती हैं। इसमें बुलेट नहीं लगती। और इसमें एक खास बात याद रखना, लाइन ड्राफ्ट व्यू के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ड का ड्राफ्ट देखो, एमएस वर्ड का ड्राफ्ट व्यू टेक्स्ट को वैसे ही दिखाता है, वैसे ही दिखाता है जैसे बिना जैसे बिना हेडर फुटर के, बिना हेडर फुटर के प्रिंटेड फॉर्मेट दिखता है, फॉर्मेट दिखता है, ठीक? तो ये हो गए कुछ व्यूज आपके। अब यहाँ पर आओ, कोई और ऑप्शन आपको दिख रहा है? देखो, अब मैं प्रिंट लेआउट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आओ, ये ड्राफ्ट हो गया, आउटलाइन हो गया, इसके बाद वेब लेआउट हो गया, फुल स्क्रीन हो गया। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स के व्यू, सारे के सारे आपने कर लिए। अब आगे जब बढ़ोगे तो आपको मिलेगा शो और हाइड। शो और हाइड में यहाँ पर रूलर दिखता है आपको। आप ग्रिड लाइंस में क्लिक कर दो तो यहाँ पर ग्रिड लाइंस दिखने लगेंगी, ठीक? आप रूलर में क्लिक कर दो तो रूलर यहाँ से गायब हो गया। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट मैप में क्लिक करो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मैप दिखने लगता है। थंबनेल्स में क्लिक करो तो यहाँ पर थंबनेल्स दिखने लगते हैं। आप यहाँ पर जितने पेज ले लो उतने पेज के थंबनेल्स दिखेंगे। जैसे मैं एक पेज और इंसर्ट करा दूं तो ये 3 का दिखने लगा। ये थंबनेल्स हैं। तो कुल मिला के यहाँ से आप कुछ भी अगर चाहते हो तो इसे शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये थंबनेल्स जो हैं ये हाइड हो जाएं तो आप फिर से क्लिक कर दो, हाइड हो गए। आप चाहते हो ये जो ग्रिड लाइन दिख रही है ना, ये हाइड हो जाए तो आप ग्रिड लाइंस में क्लिक कर दो, ग्रिड लाइंस हाइड हो गई, ठीक? कुछ इस प्रकार से शो एंड हाइड काम करता है। यहाँ पे बात समझ पा रहे हो आप? खैर, यहाँ से शो एंड हाइड में कौन कौन से ऑप्शंस हैं बस उतनी ही जानकारी आप लिख लो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी शो कैसे होता है, हाइड कैसे होता है, वो सारे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान दो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ शो और हाइड की। आवश्यकता के अनुसार विकल्पों को शो भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। इसमें कई विकल्प मौजूद होते हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? आओ देखो। इसमें होता है रूलर, इसमें होता है ग्रिड लाइंस, इसमें होता है मैसेज बार, मैसेज बार, साथ ही साथ इसमें डॉक्यूमेंट मैप भी होता है और इसके अलावा थंबनेल। तो ये कुछ विकल्प इसी में मौजूद होते हैं। इसमें आप मैसेज बार को उठाओ, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ ले आओ इसको। मैसेज बार, ठीक? ये क्या है? दरअसल होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिए चलता हूँ। होता क्या है कि व्यू में आप गए, ये लिखा है मैसेज बार। जब भी कभी आप वर्ड में ऐसी डेटा को लाते हैं जिससे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कोई खतरा हो, तुरंत यहाँ पर ऑप्शन में आपको मैसेज बार में एक मैसेज दिखाई पड़ने लगता है। ऑटोमेटिक विंडो के लिए एक मैसेज बार में मैसेज आ जाता है। तो खैर, इसका इस्तेमाल कहाँ पर आप करोगे? मैसेज बार का। इसका उपयोग इसका उपयोग वर्ड में संभावित खतरों की जानकारी के लिए किया जाता है। संभावित खतरों की जानकारी उपयोगकर्ता तक उपयोगकर्ता तक पहुँचाने के लिए की जाती है। ठीक है? बस इतनी सी बात है जो आप याद रखोगे। तो ये तो बात हो गई, मैंने आपसे बात कर ली शो एंड हाइड की।
और इसमें बाकी कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं, जो कुछ शो कराना हो आप यहाँ सीधे डायरेक्ट क्लिक करके आप करा सकते हो, जो कुछ हाइड कराना हो दोबारा उसमें क्लिक करिए, वो चीज़ हाइड हो जाएगी। थोड़ा-सा आगे बढ़ो, एक विकल्प आपको ये दिखा, ये लिखा है ज़ूम, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। हालाँकि 2 ही 3 पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी सवाल बनते हैं। तो मुझे बताओ ज़ूम, यहाँ पर कौन-कौन से विकल्प हैं? आपको यहाँ टोटल 5 विकल्प दिख रहे हैं। ज़ूम, 100%, 1 पेज, 2 पेज, पेज डाउन, ये 5 विकल्प हैं, ठीक? सवाल आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम ज़ूम कितना होता है? मिनिमम ज़ूम कितना होता है? ऐसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आओ, 1 पेज, विड्थ और 2 पेजेस। सबसे पहले आप इस ज़ूम में आओ, यहाँ पे, और मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। देखो, ये लिखा है परसेंटेज, दिख रहा है आपको? इस परसेंटेज में जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखना कहाँ तक हाईएस्ट ज़ूम जाता है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, 150, 200, ये जो संख्याएँ चल रही हैं देखना कहाँ स्टॉप होती हैं। ये 500, 500 पे स्टॉप हो गया। अब इसको आप कितना भी क्लिक करो, नहीं आगे बढ़ेगा। यानी कि मैक्सिमम ज़ूम कितना होता है? 500। अब आ जाओ नीचे, 400, 300, 200, और नीचे आओ, 128, 50, 10। अब आप नीचे आओगे ना, कितना भी क्लिक करोगे नीचे नहीं आ पाओगे। तो मिनिमम ज़ूम कितना है? 10। मैक्सिमम ज़ूम कितना है? मैक्सिमम, मैक्सिमम ज़ूम है 500। अब इसको हटाओ। अब एक बार फिर इसी को क्लिक करो, ये। अब देखो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं इस बॉक्स को, ये 100 ऑटोमेटिक लिखा है, यानी कि ये है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ज़ूम कितना होता है? आप बताओगे 100। मिनिमम कितना होता है? आपने बताया 10। मैक्सिमम कितना होता है? 500। बस 3 बातें हैं, लिख लो इनको। अगला, ज़ूम। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? तो इसके माध्यम से इसके माध्यम से आप पेज को अपने हिसाब से छोटा और बड़ा करके देख सकते हो। भाई आपके हाथ में है, आप जितना सेट करो, उतना सेट हो जाएगा। इसमें टोटल विकल्प कितने थे? इसमें टोटल विकल्प थे 5। ये 5 विकल्प कौन-कौन से थे? आओ देखो, सबसे पहला था ज़ूम, दूसरा था 100%, तीसरा था 1 पेज, चौथा था 2 पेज, और पाँचवाँ है पेज विड्थ, ठीक? अब इसमें एक टेबल आप बना लो। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मुझे मैक्सिमम और मिनिमम बताओ ज़रा, ध्यान दो। पहली टेबल, इसी को मैं क्लोन कर लेता हूँ। ये रही दूसरी टेबल और ये रही तीसरी टेबल, ठीक? मुझे एक बात और बताइए, मैं अगर यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ मिनिमम मिनिमम ज़ूम, फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ मैक्सिमम ज़ूम, फिर मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ज़ूम कितना होता है? मैक्सिमम कितना मैंने बताया था? 500%। ओह सॉरी, ये मिनिमम है ना? यहाँ गलत हो गया। ये मिनिमम है। मिनिमम कितना बताया था? 20%। मैक्सिमम कितना बताया था? 500%। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना था? 100%। याद रखो। ठीक है? बस ज़ूम में इतनी ही बातें हैं। अच्छा, अब एक और आगे थोड़ा-सा पॉइंट ले चलो। इसको मैं कट कर देता हूँ और आप थोड़ा-सा आगे बढ़ो, आपको मिला ये विंडो बॉक्स। गौर करें, यहाँ पे आपको 3 विकल्प मिल रहे हैं और 3 हाइड हैं। एक मिला न्यू विंडो, दूसरा मिला अरेंज ऑल, तीसरा मिला स्प्लिट। ध्यान दो, इनके इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं? जैसे मैं अगर एक न्यू विंडो का मतलब है एक और विंडो को खोलना।
अगर हम चाहते हैं इस विकल्प के द्वारा सेम डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड की एक नई विंडो खोल दें, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। जैसे आप यहाँ पर आओ, इस पेज में, ठीक? यहाँ पर आपने न्यू विंडो किया, तो एक नई विंडो और खुल गई, इसी के ठीक पैरेलल। अब आप एक काम करो, आप कर दो अरेंज ऑल, तो एक जो विंडो खुली थी, वो है और ये जो दूसरी आपने खोली थी, वो वाली विंडो है। ये दोनों विंडो आपके सामने हैं। यानी अरेंज ऑल से क्या होता है? अरेंज ऑल से आप दोनों विंडो को एक साथ खोलते हो। यहाँ तक समझ पाए? अच्छा। अब एक विकल्प और आपके पास है, ये लिखा है स्प्लिट। अब एक काम करो, स्प्लिट करो जरा इसे। आप चाहते हो कि स्प्लिट करें हम यहाँ से, तो आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो, ठीक? ये स्प्लिट हो गया। बात समझ पा रहे हो? स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट जब आप दोबारा फिर से इसमें करोगे, तो आपकी जो स्प्लिट विंडो थी वो गायब हो जाती है। देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ से इस जगह से स्प्लिट कर दूँ। अब मुझे ये हटाना है, तो फिर से मैं स्प्लिट विंडो में आके ये लिखा है रिमूव स्प्लिट, मैं रिमूव स्प्लिट कर दूंगा। तो कुल मिला के स्प्लिट का मतलब है कि यह विकल्प विंडो को दो भागों में विभाजित करता है, ठीक? न्यू विंडो का मतलब क्या था? न्यू विंडो, न्यू विंडो का मतलब था कि विंडो एक और आ गई, एक और एक साथ आपने खोल दिया। अरेंज ऑल का मतलब था कि आपको एक साथ जितनी भी विंडो खुली हैं, सारी की सारी एक साथ दिखाई पड़ेंगी। और स्प्लिट का मतलब विंडो को दो बराबर भागों में या दो भागों में बांट देना। बात समझ पा रहे हो? चलिए, अब मैं आपको थोड़ी सी बातें लिखवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप विंडो में आए, विंडो ऑप्शन को क्लिक किया आपने। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, तो इस विकल्प के प्रयोग से, या हम कहें इस विकल्प का हम तब प्रयोग करते हैं जब एक से अधिक वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करना चाहते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको 7 विकल्प दिखेंगे। जैसे यहाँ पर आओ, विंडो 1, 2, 3, 3 विकल्प ये थे और 3 विकल्प ये हैं और 1 विकल्प ये है स्विच विंडो। टोटल कितने हो गए? 3, 3, 6, 1, 7। इसमें टोटल 7 हैं। विंडो विंडो ऑप्शन का प्रयोग हम कब करते हैं? इसका प्रयोग इसका प्रयोग हम तब करते हैं हम तब करते हैं जब एक समय में एक समय में एक से अधिक वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करना चाहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट पर कार्य करना चाहते हैं। ठीक? गौर करना। जब हम एक से अधिक डॉक्यूमेंट पर काम करना चाहते हैं, इसमें विकल्प मैंने कितने बताए आपको? इसमें टोटल विकल्प हैं 7। अब इन 7 में हमें सातों नहीं पढ़ने हैं। केवल और केवल मैं आपको 2 से 3 विकल्प बताऊँगा, जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, न्यू विंडो, मतलब क्या है इसका? माजरा क्या है? इस विकल्प का प्रयोग आप कब करते हो? इसका प्रयोग आप तब करते हो जब एक और विंडो आप खोलते हो। अर्थात इस विकल्प के द्वारा सेम डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड को एक और विंडो में खोलते हो, तो हम न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं इस विकल्प का। एक और आपको ऑप्शन दिखा, SPLIT, स्प्लिट। स्प्लिट विंडो का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? दरअसल इसका प्रयोग विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा। एक और विकल्प आपको दिखा था, स्विच स्विच विंडो। स्विच विंडो का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? इस विकल्प का इस्तेमाल आप करते हो दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए। अर्थात यह विकल्प एक विंडो से एक विंडो से दूसरे विंडो में दूसरे विंडो में स्विच करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। अर्थात
यह विकल्प एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए किया जाता है। या हम कहें इस विकल्प का प्रयोग, ऐसे लिख लो, इस विकल्प का प्रयोग हम कब करते हैं? जब एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच कर रहे होते हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या हो? बताइए। अब एक और आगे विकल्प आपको दिया गया है व्यू में, ये तो मैंने विंडो बता दिया। अब एक आगे दिया गया है मैक्रोस। ये क्या होता है? आओ देखो, यहाँ पर आओ। मैंने लिखा है मैक्रोस। दरअसल इसका अक्सर प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कामों को स्वचालित रूप से करना चाहते हैं। ठीक? एमएस वर्ड के द्वारा मैक्रो के लिए साधारणतया एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है विजुअल लैंग्वेज। यहाँ से 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन-कौन से? मुझे बताओ, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? आप अक्सर आप अक्सर उपयोग किए जाने वाले, ध्यान देना, उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित स्वचालित करने के लिए आप चाहते हो कि अब ये ऑटोमेटिक हों कार्य, तो उन्हें स्वचालित करने के लिए हम मैक्रोज़ बनाते हैं। मैक्रोज़ बना और चला सकते हैं। अब मुझे एक सवाल बताओ, जब भी कभी आप इसका इस्तेमाल करोगे, एमएस वर्ड के द्वारा मैक्रो के लिए कौन-सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान दो। एमएस वर्ड के द्वारा एमएस वर्ड के द्वारा मैक्रो के लिए विज़ुअल लैंग्वेज विज़ुअल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। इस सवाल को भूलना नहीं, ये सवाल पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में। एमएस वर्ड के द्वारा मैक्रोज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप बताओगे विज़ुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? अच्छा, तो कुल मिला के मैक्रोज़ से आपने सीखा क्या? यहाँ से एक बात सीखी है कि मैक्रोज़ वास्तव में आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला होती है, जिसे आप इस्तेमाल करते हो जब भी कभी स्वचालित रूप से आप काम करना चाहते हो, तो फिर उसको इस विकल्प का आप चयन करते हो। ठीक है? अगर आपको मैक्रोज़ खोलना है, तो इसकी शॉर्टकट भी पूछी जा सकती है। क्या होती है? आप बताओगे Alt प्लस F8, Alt प्लस F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। आप Alt F8 दबाइए, आपका मैक्रोज़ खुल जाएगा। ठीक है? तो ये विकल्प थे हमारे एमएस वर्ड के, जो कि हमने सारे के सारे विकल्प आपको बता दिए। अब एमएस वर्ड को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों से भी परिचय करा दूँ, जो कि बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। इसमें हम कौन-कौन सी शब्दावलियों की चर्चा करेंगे? देखो, हम सबसे पहले देखेंगे विंडो ऑर्फन क्या है? विंडो ऑर्फन क्या है? हम देखेंगे असिस्टेंट क्या है? साथ ही साथ आपने कर्निंग का नाम सुना होगा। ये कर्निंग क्या होता है? आपने एडिटिंग का नाम सुना होगा। ये क्या होता है? साथ ही साथ एमएस वर्ड में वर्ड रैप का नाम सुना होगा। सुना है? वर्ड रैप, ये क्या होता है? इसके अलावा आपने सारांश जानकारी, ये क्या होता है भाई? आपने टूल टूल टिप टेक्स्ट, इसका नाम सुना है? ये क्या होता है? तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, जिसमें से विंडोज़ ऑर्फन, कर्निंग, वर्ड रैप ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। अगर आपने लगाते होंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो वहाँ पर देखा होगा। सबसे पहले आप उठा लो विंडो ऑर्फन को। विंडो ऑर्फन, ये क्या है? मुझे बताओ। आम तौर पर इसका प्रयोग आप करते कब हो? इसका प्रयोग सभी पैराग्राफ को एक साथ रखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ठीक? ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। कभी-कभी होता क्या है कि आपने एक पैरा यहाँ से शुरू किया, लिखना शुरू किया, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। हुआ क्या कि पैरा खत्म ही नहीं हुआ और उसकी कुछ लाइनें अगले वाले पेज पे भी चली गईं। तो विंडो ऑर्फन का प्रयोग किया जाता है और इसमें सभी पैराग्राफ को एक साथ बनाए रखने के लिए इस विकल्प का चयन किया जाता है। ध्यान दो। कहाँ इसका इस्तेमाल होगा?
तो आप बताओगे इसका प्रयोग सभी पैराग्राफ को सभी पैराग्राफ को एक साथ बनाए रखने के लिए करते हैं। ठीक? आम तौर पर पैराग्राफ की जब कुछ पंक्तियाँ ऊपर-नीचे हो जाती हैं, तो उनको फिर हम एक साथ रखने के लिए विंडो ऑर्फन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और मैंने शब्द बताया था असिस्टेंट। ये असिस्टेंट क्या है? दरअसल एक एनिमेटेड यह एक एनिमेटेड चरित्र होता है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? सहायता या सलाह के लिए सलाह के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आप समझ पाए? एक शब्द मैंने और लिखा जिसका नाम था कर्निंग। ये क्या है कर्निंग? दरअसल एमएस वर्ड की एक विशेषता होती है ये और इसके द्वारा वर्णों में जो स्पेस होता है, संयोजन होता है, संयोजन के बीच के स्थान की मात्रा को ये स्वचालित रूप से समायोजित करता है। नहीं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इससे जो शब्द हैं, वो समान दूरी पर दिखते हैं, कर्निंग से। इससे शब्द समान दूरी पर दिखते हैं, ठीक है? कुल मिला के कर्निंग करता क्या है? वर्णों के कुछ संयोजन के बीच स्थान की जो मात्रा होती है, उसे स्वचालित रूप से समायोजित करने का काम करता है। अब एक शब्द और है, इसका नाम है एडिटिंग। ये तो आप सब जानते होंगे। एडिटिंग क्या है? मैं कहूँगा कि जो मौजूदा डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया परिवर्तन करने की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया कहलाती है एडिटिंग। अच्छा, अब मैं एक शब्द से आपको और परिचित करा दूँ। ये शब्द है वर्ड रैप। ये क्या है? दरअसल एक ये फीचर होता है और इसमें स्वचालित रूप से टेक्स्ट को दूसरी लाइन में भेजा जाता है और दूसरी लाइन में भेजने के लिए हम इस अ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दो, इसके माध्यम से आवश्यकतानुसार टेक्स्ट को दूसरी लाइन में भेजा जाता है। ठीक? नेक्स्ट देखो, एक शब्द और मैंने लिखा था सारांश जानकारी। ये क्या होता है? एक-एक लाइन के शब्दावलियाँ हैं, पूछ ली जाती हैं, ध्यान रखिएगा। सारांश जानकारी क्या है? दरअसल एमएस वर्ड में सारांश टेक्स्ट को सेव करने का जो शीर्षक है, उस शीर्षक को समरी इन्फो कहा जाता है। सही, अर्थात हम लिखें एमएस वर्ड में सारांश स्टेटस सारांश स्टेटस को सेव करने के लिए सेव करने के लिए शीर्षक को सारांश जानकारी कहा जाता है। ठीक? अब एक शब्द और था, मैंने आपको बताया था, इसका नाम है टूल टिप टेक्स्ट। ये क्या होता है टूल टिप टेक्स्ट? आमतौर पर माउस को किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप कुछ समय के लिए घुमाते हो, तो वहीं पर एक टूल टिप टेक्स्ट प्रदर्शित होता है और वहाँ पर जो भी टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, उसे ही कहा जाता है टूल टिप टेक्स्ट। ध्यान दो। कभी-कभी देखा होगा आपने जब आप पॉइंटिंग डिवाइस को किसी आइकन पर ले जाते हो, तो फिर यही फीचर उपलब्ध होता है वहाँ पे, टेक्स्ट उपलब्ध होता है, उसे ही कहा जाता है टूल टिप। जब माउस को जब माउस को किसी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ समय के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ समय के लिए घुमाया जाता है, तो एक टूल टिप टेक्स्ट प्रदर्शित होता है। ठीक है? तो ये एमएस वर्ड से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ख़ैर यहाँ तक हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट कर लिया है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप समस्याएँ अपनी भेज सकते हो और इसी के आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।